हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा है बिहार की राजनीति में। केंद्रीय मंत्री भी हैं और उन्होंने एनडीए के बाकी दलों की नींद उड़ा के रखी हुई है। चिराग पासवान, स्वागत है आपका चिराग हमारे शो पे। ये बताइए कि पिछले बार, मैं पहले सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। पिछले बार 2020 में आपने 135 सीटों पे लड़ा था, 137 सीटों पे लड़ा था, 0 आपका रिजल्ट रहा था। एक सीट हम लोग जीते थे मटियानी वाली, बट वो भी फिर बाद में दल को छोड़ के चले गए। इस बार आप किस बिना पे इतनी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं? क्योंकि आपके चलते जो है एनडीए के बाकी लोगों की नींद उड़ी हुई है। कितनी सीटों की मांग कर रहा हूँ मैं? जो हमारी जानकारी है उसमें लगभग 40 से 50 सीटों की बात हो रही है। आपकी तरफ से मांग है? रियली? भाई मुझे नहीं पता कि मैं 40 से ज़्यादा की मांग कर रहा हूँ, 40 से कम की मांग कर रहा हूँ, 50 से ज़्यादा की कर रहा हूँ, 50 से कम की कर रहा हूँ। मुझे 40 से ज़्यादा मिलनी चाहिए, 40 से कम मिलनी चाहिए, 50 से ज़्यादा, 50 से कम। ये सारी बातें, और मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को मैं निभाता हूँ, और इसीलिए मैंने आज तक कभी, ये मेरा छठा सक्रिय चुनाव है जिसमें मेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बिसाइड्स बाकी राज्यों में जो चुनाव होते हैं, 14 का लोकसभा, 15 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 20 का विधानसभा, 24 का लोकसभा, 25 का विधानसभा, छठा चुनाव है। और मैंने हमेशा इस मर्यादा को मैंने निभाया है कि कभी भी मैंने सीटों की चर्चा, बातचीत, जानकारी, जब तक गठबंधन के भीतर कुछ फाइनल नहीं हो गया, मैंने नहीं किया। बट मुझे लेकर इतनी चर्चाएं मेरे अलावा मेरे आसपास होती हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव में ये कहा जा रहा था कि भैया चिराग को सिर्फ 2 ही सीटें मिलेंगी। मैं भी ये मान रहा था, क्योंकि मैं अकेला सांसद था उस वक्त पार्टी का। अकेले सांसद को कोई 5 सीटें दे दे गठबंधन में उठाकर, ये आमतौर पे गठबंधन की राजनीति में ऐसा होता नहीं है। 5 वाले को 3, 3 वाले को 2 और 1 वाले को तो पार्टी में ही सम्मिलित करवा दिया जाता है। तो उस वक्त भी जब मुझे 5 मिली, मेरे लिए ये बड़ी बात थी, और मैंने 5 की 5 जीत के दी। मैंने गठबंधन को भी निराश नहीं किया। तो ऐसे में अभी फिलहाल कोई अधिकृत बातचीत विद इन द अलायंस शुरू ही नहीं हुई है। और ये जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस निकाले जाते हैं कि 20 मिलेंगी तो 22 मिलेंगी तो 40। बट आप देखिए, एक एस्टैब्लिश पार्टी है, केंद्रीय मंत्री हैं, 5 सांसद है आपके, तो आपकी तो एक अपनी पहचान है, अपना एक वजूद है बिहार में। आपका वोट बैंक भी है, आपकी एक लेगेसी भी है। तो कितनी सीटें मिलनी चाहिए ये बताइए, जितने से आप खुश रहेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि आपके साथ न्याय हुआ। भाई मेरे दिमाग में संख्या भी है, मेरे दिमाग में सीटें भी हैं। वही संख्या जानना चाहता हूं। बट फिर वही मर्यादा तोड़ूंगा ना मैं। मुझे पहले गठबंधन में ये बातचीत करना ज्यादा जरूरी है ना। मैं कैसे कोई भी संख्या सार्वजनिक तौर से मैं शेयर करूं? संख्या आप मत बताइए, ये बताइए कि कितने से ऊपर मिल जाए तो आप खुश रहेंगे, उसमें दुखी नहीं होंगे। क्योंकि 40 से ऊपर मिल जाए तो हम खुश रहेंगे, हम दुखी नहीं होंगे। गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए 1 सीट भी काफी रहती है। नहीं, वो तो है, बट मैं आप Of course I have all this clarity in my क्योंकि mind. आपको बहुत लोग Within the party also हम लोग इस बात को लेके बहुत स्पष्ट हैं कि इतनी सीटें मिलनी चाहिए। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं भाई, आपको गठबंधन के हित को आपको सबसे ऊपर रखना ज़रूरी है। ऐसे में ज़रूरी है कि जिस लक्ष्य के साथ हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है, 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सकें। ऐसे में हर वो दल जिसकी जितनी क्षमता हो उसके आधार पर वही तो उसे सीटें मिले। आपकी क्षमता को आप जानते हैं, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी आपको सेटिस्फाई करना है, उनको भी। एंड मेरे लिए मोर देन द नंबर ऑफ द सीट्स, द क्वालिटी ऑफ द सीट्स विल मैटर मोर। मैं चाहूँगा कि मैं जितनी सीटें लोकसभा की तर्ज पे ही 100% मेरा स्ट्राइक रेट रहा, मैं विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट में रखना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि गठबंधन में जितनी सीटें मिलें, हर दल को उस हिसाब से मिलनी चाहिए कि वो जीत ले। जहाँ जो आपका कोर एरिया हो, जो स्ट्रेंथ जहाँ, एब्सोल्युटली। तो वो कौन सा एरिया है, कौन सा इलाका है आपका? हाजीपुर तो ऑब्वियस होगा, आपका खगड़िया होगा। बिहार पूरे प्रदेश में जिसको आप मानते हैं कि आपका हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से, मुझे लगता है एक बड़ी पकड़ हम लोगों ने बिहार पूरे प्रदेश में हर जिले में हम लोगों ने स्थापित की है। और मैं मानता हूँ कि इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग की पार्टी की बहुत मजबूत पकड़ है। बट हैविंग सेड इट, मैं संख्या कतई सार्वजनिक मंच पर मैं चर्चा नहीं करूंगा जब तक गठबंधन के भीतर इस पर सहमति ना हो जाए। मैं तो आपसे संख्या पूछ भी नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने के बाद आप खुश हो जाएंगे, ये पूछ रहा हूँ। इतना मिल जाए तो मैं दुखी नहीं होगा, वो पूछ रहा हूँ मैं। मेरे प्रधानमंत्री इस गठबंधन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मेरे साथ हैं, मैं इसी में ही बहुत खुश हूँ। और आपने बताया नहीं, वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कि आपको चाहते हैं कि आपकी सबसे मजबूत पकड़ है और वहाँ पे आपको सीटें मिल जाए? नहीं, कहीं ऐसे। और अभी आपने देखा होगा कि नवसंकल्प महासभा के माध्यम से हम लोगों ने बिहार के अलग अलग संभाग में हम लोगों ने बड़ी सभाएं हम लोगों ने आयोजित की। हम लोगों ने 4-5 जिलों को मिलाकर हम लोगों ने उन कार्यक्रमों को किया। शाहबाद से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी।
हम लोगों ने आरा में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, हम लोगों ने राजगीर में, नालंदा में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, हम लोगों ने छपरा सिवान मिलाकर सारण के इलाके में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, मुंगेर में किया। अभी आने वाले दिनों में सीमांचल का एक इलाका हम लोग का बचा हुआ है, वहाँ पे भी अगले हफ्ते हम लोग इस सभा को हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि कोई ऐसा पॉकेट नहीं है जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी कम ज़्यादा हो सकता है। कहीं पे हम लोग नमक की भूमिका में हो, कहीं पे हम लोग दाल अकेले कुक हाँ, करने बट की जहाँ भूमिका में। आप जिसको आप गढ़ मानते हो अपना, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ मिला तो यहाँ तो फिर हमें कोई छू नहीं सकता। भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूँ। 14 करोड़ बिहारियों की मैं बात करता हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को किसी दायरे में सीमित कर दूँ? नहीं कर सकता। बट एक सीट की चर्चा बहुत हो रही है, अलौली हो रही है कि चाचा भतीजा की खगड़िया में लड़ाई होगी। नहीं, मुझे नहीं पता चाचा भतीजा की कोई लड़ाई, क्योंकि वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे नहीं लड़ रहे मुझे नहीं पता। बट अलौली हम लोग की सीट रही है भाई, मेरा तो घर ही वही है, मेरा गांव ही वही है, शहरबन्नी से मैं आता हूँ, तो ऐसे में अलौली की भी सीट हम लोग के लिए महत्वपूर्ण सीटों में से है। तो वहाँ से अगर आपके चाचा लड़े तो वो उस वक्त देखा जाएगा क्या रहेगा। मैं इस चुनाव को पारिवारिक लड़ाई का मुद्दा मैं नहीं बनाना चाहूँगा। वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मानित हैं, बहुत समय मैंने अपना व्यतीत कर दिया उनके साथ बात विवाद को लेकर। अब कम से कम इस चुनाव में मैं पारिवारिक मुद्दों को बीच में नहीं लाना चाहूँगा। बट ऐसी कोई भी संभावना चिराग कि मतलब एक बार फिर से चाचा भतीजा एक साथ आ जाए? हालांकि जो भी अनबन रही है वो तो सार्वजनिक है, वो तो कोई छिपी हुई बात है नहीं, लेकिन ऐसी कोई संभावना आप कभी भी देखते हैं? मेरे बस में होता तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, बट बड़े वो हैं परिवार के, अलग होने का फैसला उनका था, साथ आने का भी उन्हीं का ही होगा अगर कभी हुआ तो। चलिए, अच्छा, आपके जो समर्थक हैं चिराग, वो आपको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि आपका ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये क्या आपकी सहमति से हो रहा है? आप मुझे बताइए, कौन से दल का कार्यकर्ता ऐसा होगा जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पे नहीं देखना चाहता होगा? मैं खुद, जब तक मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, मैं खुद चाहता था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने। हर कार्यकर्ता की चाहत, और ये होनी चाहिए, ये स्वाभाविक है। अगर नहीं है तो उस नेता को सोचना चाहिए कि भैया मेरे दल के लोग मेरे बारे में ये महत्वाकांक्षाएं क्यों नहीं रखते हैं। और ये छोटा बड़ा, मैं हर दल की बात कर रहा हूँ, मैं हर संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक जगह अपने सर्वोच्च पद पे अपने नेता को देखे, ये ख्वाहिश होती है और इस भावना का मैं सम्मान करता हूँ। बट जब आप गठबंधन में होते हैं तो आपको गठबंधन की सोच को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। आज की तारीख में मैं नहीं मानता कि इन सवालों के कोई मायने हैं, जब गठबंधन ने ये तय कर लिया है कि हम लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं जो मेरे बारे में ये सोच रखते हैं, बट ये वैकेंसी ही खाली नहीं है, तो इस पर कोई चर्चा के मायने ही नहीं है। आप नीतीश कुमार को मान रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री होंगे और आप उस रेस में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लगातार उनकी सरकार को घेरते रहे हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, जो आपकी खुद की सरकार है, एक तरह से आप एनडीए के हिस्सा हैं। तो ये गठबंधन धर्म है, ये इसको आप मानते हैं? बिल्कुल, ये गठबंधन धर्म है। आप मुझे बताइए, एक सहयोगी होने के नाते अगर मैं ही अपने सहयोगियों को सचेत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लोगों के बीच रहता हूँ, निरंतरता में मेरे कार्यक्रम, मेरी यात्राएं, मेरी सभाएं होती हैं, जहाँ एक तरफ मैं जनता के प्यार को समझता हूँ, वहीं कहीं अगर किसी विषय को लेकर उनमें असंतोष है या आक्रोश है, इन भावना को भी अपने गठबंधन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ मेरी है। ऐसे में जब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जनता को मैंने आक्रोशित देखा, मैंने उस भावना को भी मैंने रखा। ये बात सही है कि मैं बिहार में मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, मैं हिस्सा हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा कोई विधायक ही नहीं है यहाँ पे। अनलाइक सेंटर जहाँ पे केंद्र में मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं बिहार में मैं सरकार का हिस्सा मैं नहीं हूँ। बट हाँ, मैं मजबूती से इस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ। बट अगर कहीं कुछ गलत होता है तो सरकार के संज्ञान में ये देना भी मैं मानता हूं कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी। बट उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना, उससे थोड़ा एम्बैरेसमेंट नहीं होता है कि एक महत्वपूर्ण घटक दल जो है वो सरकार पे ही उंगली उठा रहा है? हर बार मैं इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलता हूं, क्योंकि मेरे पास अब वो स्पेस है विद इन द अलायंस। 2020 में मैंने बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला था, क्योंकि विद इन द अलायंस ही मुझे ये स्पेस नहीं दिया गया। बट अब क्योंकि वो स्पेस मिलता है तो कई बार हम लोग गठबंधन के, ऐसा नहीं कि इश्यूज़ कंसर्न्स अभी नहीं आते, अभी भी आते हैं, बट वो गठबंधन के भीतर ही एड्रेस हो जाते हैं। बट कई बार जब सार्वजनिक मंचों पे सवाल पूछ लिया जाता है तो वो भावना प्रकट भी हो जाती है। अच्छा, आप देखिए एक बड़े दलित फेस हैं एनडीए के, और आपके साथ साथ जीतन राम मांझी है, उनको भी दलित फेस माना जाता है। आप लोग आपस में टकराते क्यों रहते हैं? उससे आप एनडीए का नुकसान नहीं कर रहे हैं? मैं उनसे टकरा सकता हूँ? आपको लगता है कि मेरी वो क्षमता, वो हैसियत है? वो मुझसे कितने बड़े हैं
उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मैं क्या हूँ उनके सामने। और मैंने उनको हमेशा अपना पिता तुल्य मैंने माना है। कभी कभी संभवतः उनको मुझसे कोई शिकायतें हो सकती हैं जो उन्होंने कई बार उन्होंने सार्वजनिक की, बट मैंने हमेशा उस मर्यादा को बनाए रखा उनके प्रति। और ये कहने दिखाने के लिए नहीं, मैं दिल से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लोकसभा में मैं उनके साथ, मेरी सीट है, उनके साथ बैठ के मैं कितना कुछ सीखता हूँ, समझता हूँ, और उनके अनुभव की तुलना आप किसी और से कर ही नहीं सकते। ऐसे में मेरी तरफ से उनको लेकर रत्ती भर नहीं, भी बट आपके कुछ हो बट नहीं। वो वक्तव्य देते रहते हैं, जितना मांझी वक्तव्य देते रहते हैं, तो क्या कारण है आखिर? कोई बात नहीं, मेरी क्या सलाखों बड़ा पर दलित नेता कौन है, उसकी होड़ है ये? मुझे नहीं पता, बट हम लोग समकक्ष हैं ही नहीं ना, तो वो रेस ही नहीं है। मैं तो शायद जहाँ से शुरुआत करूँगा तो वो अभी उसमें, उस समय में और आज के समय में अभी बहुत गंगा से पानी बहना बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की किसी भी तरीके से तुलना की जा सकती है। तो पर वो जो आपके खिलाफ बोलते हैं उस पर आपका क्या कहना है? उनको आपने कोई बात किया कि आप चाचा ऐसा नहीं बोलिए, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं? मेरे सराखों पर पता नहीं चाचाओं को मुझसे क्यों शिकायत हो जाती है। तो सारे चाचा आपसे नाराज हो जाते हैं। कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा ना हो। अच्छा, आप बार बार ये 100% स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। लोकसभा में 5 की 5 सीटें आपने जीत के दी। आपके जो विरोधी हैं या आपके जो क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि ये तो करिश्मा था नरेंद्र मोदी का, इसमें चिराग पासवान का कोई करिश्मा नहीं था। इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री जी का अपना प्रभाव है और उस प्रभाव को कतई आप झुटला नहीं सकते हैं। और यही कारण रहा है कि भाई मैंने ही नहीं, हमारे गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बट हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि कम ज़्यादा, बट हर किसी की एक अपनी भूमिका होती है। जब आप दाल भी बनाते हैं तो मसालों की एक अपनी भूमिका, नमक की एक अपनी भूमिका होती है। प्रोपोर्शन बिल्कुल। तो हो सकता है कि शायद आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या चिराग पासवान, जो मेरे क्रिटिक्स मानते हैं, शायद वो ये सोचते हों कि चिराग पासवान अकेले पूरी दाल नहीं पका सकता। हो सकता है सही भी हो, बट कम से कम मैं दाल में नमक का काम तो करता ही हूँ ना। हर वो सीट जहाँ पे, विधानसभा में भी आप देख लीजिए, हर वो सीट जहाँ पे आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के पुश की ज़रूरत पड़े, कम से कम उतने पुश देने की क्षमता तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रखती ही है। तो इसीलिए जब आप गठबंधन में होते हैं, हर दल की कम ज़्यादा बट अहमियत बराबर की ही होती है। क्यों? क्योंकि बिना उसके आप शायद उस सीट को आप जीत नहीं पाएंगे। और आपने अभी जो बताया ना कि आपके समर्थक जो है आपको सीएम फेस के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें कोई गलत भी नहीं है, बट इस मुहिम ने, जो आपकी पार्टी के अंदर मुहिम है, उससे आपके बहुत सारे एनडीए के नेताओं को अनकंफर्टेबल कर दिया है। कतई कोई अनकंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि गठबंधन के भीतर, और आप मुझे बता दीजिए भाई, मेरे इतने सारे इंटरव्यूज़ ओवर द पास्ट 1 ईयर, जब से हम लोग ने केंद्र में नई सरकार बनाई और मैं वापस एनडीए का हिस्सा बना, और जब से हम लोग विधानसभा चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरा कोई एक इंटरव्यू या मेरा कोई एक वक्तव्य बता दीजिए जहाँ पे मैंने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार ना किया हो। स्वीकार करते हुए ही मैं गठबंधन के भीतर आया ना, नहीं तो मेरे पास 2020 की तरह आज भी ये विकल्प मौजूद है कि अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ, या मेरी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं, या अगर मुझे सब अभी ही पा लेने की जिद है, तो मैं दोबारा गठबंधन से अलग हो सकता हूँ ना। ये विकल्प तो मेरे पास है। बट अगर उसके बावजूद अगर मैं इस गठबंधन का हिस्सा मैं बना हूँ, तो इन तमाम परिस्थितियों को स्वीकार और सहज स्वीकार करते हुए, मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री से ऊपर कोई नहीं है, इस बात को भी मैंने हमेशा प्रमुखता से रखा है। राष्ट्रीय स्तर पर वो इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रदेश पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और ये तमाम परिस्थितियों को जानते समझते ही मैं गठबंधन का हिस्सा बना हूँ। गठबंधन के भीतर रहकर गठबंधन में दरार पैदा करने का मैं प्रयास करूँ, क्या लाभ मिलेगा? ना मुझे मिलेगा, आप पर ना आरोप ये गठबंधन को लगाते हैं मिलेगा। लोग कि आप बहुत एग्रेसिव राजनीति करते हैं। जैसे मान सीटों की बात हो या कुछ हो, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, शायद उम्र के चलते, क्योंकि आपकी उम्र कम है इसलिए आप में जोश जाता है। अरे प्रभु, अब उम्र के मैं एक ऐसे पड़ाव में आ रहा हूँ जहाँ जितनी जिंदगी जी चुका हूँ उतनी जीने के लिए बची नहीं है, तो ऐसा कोई एग्रेशन उम्र की वजह से अब बचा हो मुझे लगता नहीं है। बट हाँ, राजनीति में सक्रियता मैं रखता हूँ। अब आप उसको एग्रेशन बोल लीजिए या मेरी तरफ से तत्परता बोल लीजिए, जो भी है, बट हाँ, मैंने हमेशा गठबंधन की भावनाओं को भी सम्मान देने का मैंने काम किया है। मैंने कभी इतना महत्वाकांक्षी मैं नहीं हुआ हूँ कि जहाँ पे गठबंधन के लाभ को या गठबंधन की चिंताओं को मैं नज़रअंदाज करके आगे बढ़ूँ। बट आपके चाचा जितेंद्र मांझी, जिनकी हम बात कर रहे थे, कल ही उन्होंने बोला कि या तो हमें आप 15 सीट दीजिए या फिर हम 100 सीट पे लड़ेंगे।
तो ऐसे में गठबंधन को नुकसान होगा। अपने पर्सनल महत्वाकांक्षा की बात हो रही है उनकी। नहीं, मुझे नहीं लगता, बट कल तक तो वो मुझे ही मेरे इन बयानों पे नसीहत दे रहे थे। अब जब मैं उनके बयानों से मैंने सीख लिया तो अब वही ये बयान दे रहे हैं, तो मेरी समझ के बराबर। हैविंग सेड दैट, वो खुद केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में उनके सुपुत्र मेरे भाई यहाँ पे मंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी। आपको नहीं लगता? लगता है कि वो दबाव बनाने की राजनीति हो सकती है। पोजीशनिंग हर कोई करता है अपनी धीरे कम ज़्यादा, बट मुझे लगता है कि जब तक सीटों का बंटवारा होगा सारी चीज़ें बहुत एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएंगी। 2020 में आपने चुनाव अकेले लड़के देखा, और आपको ऐसे भी पासवानों का तो आप अनडिस्प्यूटेड आपको नेता माना ही जाता है। उसके बाद से 2020 के चुनाव से जो आपको सीख मिली, उसके बाद से अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए पार्टी का आपने क्या किया है, और आपको लगता है आप बढ़ा पाए हैं? मैं बिल्कुल, मुझे लगता है, और मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की भाई मैं बात करता हूँ। दिल्ली में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है। मैंने इस बात को अनुभव किया है कि बिहार का सबसे ज़्यादा नुकसान जात पात धर्म मज़हब में बांटने वाली राजनीति ने ही किया है। इसीलिए जब मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। मेरा एक अपना MY समीकरण है, जिस MY समीकरण पे मैंने 2024 का मैंने लोकसभा का मैंने चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से मुझे 100% स्ट्राइक रेट भी मेरा रहा। मेरे MY समीकरण में M में महिलाएं हैं और Y में युवा हैं। महिलाएं जो देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं, तो वहीं युवा जो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है, 65% युवा देश में ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। हमारे बिहार में भी लगभग वही आंकड़ा है। तो ऐसे में ये दो एक ऐसी बड़ी आबादी हैं जो जात पात धर्म मज़हब से उठकर, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी तकलीफ़ें हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, सम्मान को लेकर, ये तमाम समस्याएं उनकी जात पात धर्म मज़हब से उठकर है। तो वहीं युवाओं की शिक्षा हो, रोज़गार हो, पलायन हो, इन तमाम विषयों से उठकर उनकी समस्या है। तो इन दो को मिलाकर मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे लगता है उसमें काफ़ी बिहार में तो पॉलिटिकल सच्चाई ये भी है ना, जाति की भी सच्चाई है। आप जिस जाति से आते हैं उसको डिनाई नहीं कर सकते। लोग जब बटन दबाने जाते हैं तो वो उनके दिमाग में रहता है। हम लोग तो आपने अपना वोट बेस, मैं जो बात कर आपसे मेरा सवाल था वो उससे रिलेटेड था। महिलाओं और युवाओं की बात तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, सभी राजनेता करते हैं, उसके बिना तो आप राजनीति कर ही नहीं सकते। बट मैं भाई 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं नहीं मानता इस जाति व्यवस्था में, और मैं नहीं इस सोच को दिमाग में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप मेरी सभाओं में देखिएगा, और मुझे खुशी होती है जब मेरी पार्टी के नेता, जब मीडिया के मेरे साथी जब ये आके बोलते हैं कि भैया हर जाति के युवा आपके कार्यक्रम में आते हैं, हर जाति का युवा आपको आपके साथ एसोसिएट होता हुआ अपने आप को देखता है, हर जाति हर धर्म का युवा आपके साथ आपकी सोच से सहमत होता है, तो मुझे लगता है कि वो मेरी एक स्ट्रेंथ है और मैं उसी पे ही मैं काम करूँगा। मैं कभी फलाना जाति को अपने साथ जोड़ लूँ या इसको अपने साथ जोड़ लूँ, इसके लिए मैं कुछ अपीजमेंट करने लगूँ या उनकी पक्ष में कुछ बातें रखने लगूँ, ये मैं नहीं करने वाला हूँ। आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, अब जो 3 मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट विजन है इस पूरे मुहिम का, वो बताइए हमें। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक विकसित बिहार के निर्माण की। आई लव दिस क्वेश्चन। मैं इतना चार्जअप हो जाता हूँ जब क्वेश्चन आता है। हाँ, क्योंकि भाई मैंने बहुत लंबे समय मैंने काम किया है, मैंने सालों बिताए हैं विकसित बिहार के निर्माण के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए उसको तैयार करने के लिए। जहाँ यहाँ पे मैं और मुझे पता है कि ये चौमुखी विकास की मैं इसमें बात करता हूँ। आप ये बोलें कि सिंगल डायरेक्शनल आप इधर चले जाइए, नहीं होने वाला। सबसे पहले बिहार में ग्रास रूट लेवल तक हम लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देने होंगे। जिस जातीय व्यवस्था को मैं तोड़ने की बात करता हूँ, संभवतः हो सकता है शायद मेरी पीढ़ी में वो नहीं हो पाए, पर अगली पीढ़ी में कम से कम वो जहर ना घुले, उसके लिए आपको शिक्षित होना होगा। आज कोई भी बिहारी, और मैं प्रवासी बिहारियों से बिहार देश के अलग अलग राज्यों में मैं संपर्क साधता हूँ, मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरनेशनल ट्रैवल्स के दौरान मैं उनसे मैं संपर्क साधता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आप अपर कास्ट से हो या आप दलित से हो, तो आपको क्या लाभ मिला, आपको क्या नुकसान हुआ। बोलते भैया यहाँ पे हम सब बिहारी हैं, कोई हमें ये नहीं देखता कि हम अपर कास्ट से आ रहे हैं या हम बैकवर्ड क्लासेस से आ रहे हैं या हम दलित समुदाय से आ रहे हैं। तो क्यों ये बिहार में होता है? तो इसके लिए आपको एडुकेटेड होना पड़ेगा, आपको अपने उस विजन को ब्रॉडन करना होगा। तो जहाँ एक तरफ मैं बेहतर शिक्षा प्रणाली की मैं बात करता हूँ, वहीं दूसरी तरफ जब तक बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, पलायन नहीं रुकेगा। शिक्षा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत बड़ी संभावना मेरे विभाग की सबसे ज़्यादा है, प्रसंस्करण की, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा। तो मैं मानता हूँ, और इसीलिए मैंने जितने भी रिवर्स बायोसेलर मीट इस दौरान किए या जितने भी निवेशक समिट्स मैंने इस दौरान मैंने किए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को मैं लेकर आया ताकि बिहार में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ताकि बिहारी युवाओं को बिहार से बाहर ना जाना पड़े। और तीसरा
हेल्थ फैसिलिटीज़, मैं मानता हूँ कि जब तक ये सेक्टर इम्प्रूव नहीं होगा, स्वास्थ्य लाभ के लिए बुज़ुर्गों को, महिलाओं को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। और यही संतोष मुझे देता है मेरी इस डबल इंजन की सरकार का। कहाँ देश में कभी एक समय में मात्र 2 एम्स होते थे, आज मेरे बिहार में 2 एम्स आने वाले हैं। 4 एयरपोर्ट बिहार राज्य में खुले, कल पूर्णिया का एयरपोर्ट भी खुला। तो मैं मानता हूँ कि हम लोग धीरे धीरे हम लोग उस व्यवस्था की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिससे हम लोग बिहार का आस्था को तो सम्मान मिलेगा ही, राजस्व हम लोग बढ़ा सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, ये मेरी माता सीता की धरती है। अयोध्या जितना भव्य मंदिर जिस दिन माता सीता का यहाँ पे तैयार होगा, 6 लेन का कॉरिडोर बनेगा, कितने लोग यहाँ पे आएंगे माता सीता का आशीर्वाद लेने के लिए, राजस्व बढ़ेगा। राजस्व भी बढ़ाना विकसित राज्य के निर्माण के लिए ज़रूरी है। तो ये पैरेलल कई ऐसे वर्टिकल्स हैं जिन पे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट काम करता है। जिस दिन मुझे मौका मिला इसको पूर्णतः धरातल पर उतारने का, विकसित बिहार बनेगा। अंतिम सवाल आपसे चिराग, आप कास्ट सेंसस पे आपकी एक तो क्या राय है, और अब मान लीजिए आप कल सत्ता में आते हैं बिहार में और आपकी पार्टी सरकार का हिस्सा होती है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? देखिए, जहाँ एक तरफ अब ये थोड़ा विरोधाभास शायद किसी को लगेगा, बट जहाँ मैं एक तरफ मैं जाति व्यवस्था पे मैं यकीन नहीं करता, बट वहीं मैं कास्ट सेंसस का मैं पक्षधर हूँ। और क्यों हूँ मैं ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि आज भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो जातियों के अपलिफ्टमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। फलाना जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए इसकी सोच के साथ राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उन योजनाओं का निर्माण किया जाता है। ऐसे में आज भी उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट होता है। आज भी मैंने कई बार, जो कि मुझे बहुत चुभता है, बट मैं देखता हूँ एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, बारात निकालने से रोका जाता है। कोई दलित परिवार, कोई पिछड़ा परिवार मंदिर में प्रवेश कर ले तो मंदिर को धुलवाया जाता है। बड़े बड़े नेताओं के साथ आज की भी तारीख में 21वीं सदी में ये उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में मैं मानता हूँ, क्योंकि ये योजनाएं इन जातियों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए तैयार की जाती हैं, ऐसे में उस जाति की क्या आबादी है ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। सरकार को पता होना चाहिए कि भाई कितनी राशि इसके लिए आवंटित की जाएगी। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा ये सवाल पूछे जाते हैं कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि सरकार के पास ज़रूर ये आंकड़े होने चाहिए, बट हम लोग को पैरेलली एक बड़ी पिक्चर पे काम करने की ज़रूरत है जहाँ पे धीरे धीरे ये सारी जाति व्यवस्था फेड आउट हो जाए। चलिए, तो मतलब आंकड़े होने चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो वो रोड मैप आपके पास नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग, NDTV से बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।